देखिए, एंकर कभी सपोर्ट आरजेडी को नहीं करते हैं। ये मेरी बात लीजिए या आरजेडी के अन्य प्रवक्ताओं की बात लीजिए, होते हैं वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के रूप में काम करते हैं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरफ से लगता है क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आधा जवाब तो बीजेपी का वही देते हैं। बीजेपी का चैनल भी काफ़ी सारा है। हाँ। और जो एंकर्स हैं वो ऑफ कोर्स बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, बीजेपी से डरते हैं। 2014 आप कहें तो एक काला अध्याय का शुरुआत हुआ है 2014 में। बीजेपी का तोता कह लीजिए, बीजेपी के इशारों पे काम करता है, बीजेपी के लिए काम करता है। और अगर वो बीजेपी के लिए नहीं काम करे तो मैं फिर बताती हूँ वो संस्थाएं सरवाइव नहीं कर पाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। आज मैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर एज्जा यादव, जो पूर्व में विधायिका भी रह चुकी है और बहुत ही बेबाकी रूप से हर मीडिया चैनल पर प्रवक्ता रूप में अपने आप को पेश करती है। कहीं न कहीं जनता और ख़ास करके जो भाजपा और अन्य जो पार्टी के लोग रहते हैं वो कहीं न कहीं तबाह हो जाते हैं इनके बेबाकी से। तो आज खास फेसबुक में मैं मोहद्दीनगर के धरती में आया हूं और आज यहां की मुख्य समस्या क्या है, 5 साल में कितने विकास हुए, बाढ़ग्रस्त घोषित हुआ, कितने लोगों को राहत सामग्री मिला नहीं मिला, तमाम मुद्दों पर बातचीत की। सबसे पहले मेरे चैनल आपको स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है कि आप जिस बेबाकी से मेन स्ट्रीम मीडिया में जो बात रखते हैं, और मैं कई बार आपको देखा हूं, आप हिंदी में, इंग्लिश में और डोर टू डोर हर एक पॉइंट को जवाब देते रहे हैं, तो आपको लगता है कि उस पैनल में आपका सपोर्टर एंकर के रूप में नज़र आते हैं या एंकर लग रहा है कि बीजेपी के सपोर्टर हैं? क्या महसूस हो रहा है? देखिए, एंकर कभी सपोर्ट आरजेडी को नहीं करते हैं। ये मेरी बात लीजिए या आरजेडी के अन्य प्रवक्ताओं की बात लीजिए, कांग्रेस की भी बात लीजिए, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो एंकर्स होते हैं वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के रूप में काम करते हैं। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरफ से लगता है क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आधा जवाब तो बीजेपी का वही देते हैं। तो जो एंकर्स हैं, ये दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग लोकतंत्र में चौथी स्तंभ को लेकर के इतना दमखम भरते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि चौथी स्तंभ का कोई वजूद ही नहीं है। अपने पैरों पे उसको सरकार कहाँ खड़े होने दे रही है। अगर आप बीजेपी की बातों के रख रहे हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, बीजेपी के लिए आप बात कर रहे हैं, तो आप सर्वाइव कीजिएगा, आप सच्चाई बयान कीजिए। आपको बीजेपी क्योंकि सरकार में सर्वाइव नहीं करने देगी। को क्या लगता है कि जो आप जिस प्रकार के कह रहे हैं कि वो बीजेपी के सपोर्ट में ज़्यादा बोलते हैं, कुछ तो ऐसा एंकर होंगे जो महागठबंधन की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से भी बोलते होंगे? है, कुछ एक आध हैं। हाँ। लेकिन वो काफ़ी कम है। ज़्यादा जो है वो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ही है। लगता है बीजेपी का चैनल भी काफ़ी सारा है। हाँ। और जो एंकर्स हैं वो ऑफ कोर्स बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, बीजेपी से डरते हैं और अपनी बातों को वो नहीं रख पाते, सिर्फ बीजेपी के बातों। लगता है कि 2014 से पहले जो एंकर इस प्रकार का वर्क कर रहे हैं, पहले ऐसे भी वही वर्क करते होंगे? देखिए, जो 2014 आप कहें तो एक काला अध्याय का शुरुआत हुआ है 2014 में। सारी चीज़, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप देखेंगे कोई इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहा है। सबको बीजेपी का दबाव है। सब बीजेपी का तोता कह लीजिए, बीजेपी के इशारों पे काम करता है, बीजेपी के लिए काम करता है। और अगर वो बीजेपी के लिए नहीं काम करे तो मैं फिर बताती हूँ वो संस्थाएं सरवाइव नहीं कर पाएंगी। आप मोहद्दीनगर में विधायिका भी रह चुके हैं, वर्तमान में यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं। आपको क्या लगता है कि जो बाढ़ग्रस्त घोषित हुआ, इसमें कितने लोगों को राहत सामग्री मिला या कुछ बाकी रह गया? क्या विकास देखने को मिला? देखिए, बाढ़ सामग्री की अब बांटने की बात कर रहे हैं। यहाँ तो बाढ़ घोटाला हुआ है, तो बटेगा क्या? अगर 70% लोगों को अभी भी राशि नहीं मिली, जो बाढ़ घोषित इलाके हैं उनको घोषणा नहीं की गई कि यहाँ पे बाढ़ आया है। अपने वोटर्स के हिसाब से इस बार छांटा गया है कि किसको बाढ़ ग्रसित की घोषणा की जाए, किसको नहीं की जाए। धरना पे हम लोग भी थे दशहरा पंचायत में। वहाँ भी कई वार्ड हैं जो बाढ़ प्रभावित रहे, जहाँ बाढ़ आई, कहाँ घोषणा की गई कि इन्हें बाढ़ राशि मिलनी चाहिए। इसलिए बाढ़ घोटाला हुआ है। बाढ़ की जो राशि आई, उस पैसे का बंदर बाट किए हैं बीजेपी वाले। क्या आपको ये लग रहा है कि बीजेपी का जहां वोट बैंक ज़्यादा था उस हिसाब से वो लोग अपने पैसे पिक एंड चूज बीजेपी के जो
लोग हैं वो पिक एंड चूज़ किए। प्रशासन बीजेपी के इशारों पे चलती है। यहाँ पे प्रशासन भी अगर आप कहें कि इंडिपेंडेंटली न्यूट्रल वे में काम करती है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे बीजेपी के इशारों पे काम करती है। बीजेपी के विधायक के उनके पॉकेट के ये दोनों राइट एंड लेफ्ट हैंड बने हुए हैं और यहाँ जनहित में काम नहीं होता है, गरीबों के लिए कोई काम नहीं होता है। आप एट रैंडम किसी गरीब को उठा करके पूछिए कि आप ब्लॉक में जाते हैं आधार कार्ड में सुधार करवाने के लिए तो कितना घूस देना पड़ता है। आप एक स्टूडेंट से पूछिए कि जब आवासीय बनवाने के लिए आप जाते हैं ब्लॉक में तो आपको कितना घूस लगता है। जाति प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो कितना घूस लगता है। एक बार घूस लगता है कि 2 बार घूस लगता है एक ही काम के लिए कि 3 बार घूस लगता है। आप जाके इंडिपेंडेंट वे में आप सर्वे करके देख लीजिए, आपको हकीकत पता चल जाएगी मोहद्दीनगर के विधायक का भी और मोहद्दीनगर के प्रशासन का भी। एक बड़ी मुद्दा है आधार कार्ड का। माननीय सुप्रीम कोर्ट बराबर निर्देश देते रहे हैं चुनाव आयोग को कि आधार कार्ड जोड़ना है। अब तो 12वां डॉक्यूमेंट्स आपको हर हाल में लागू करना होगा, लेकिन चुनाव आयोग खारिज करते रहा है। और यहाँ तक कि बीजेपी के तरफ से जो वकील थे वो कहे कि अगर आधार कार्ड अगर जोड़ते हैं तो बड़ा विनाशकारी होगा। आखिर आधार कार्ड से दिक्कत क्यों है? आप एक बात बताइए, ये 25 जून बिहार में चुनाव है, 25 जून को आप एक निर्णय लेते हैं कि वोटर्स के नाम जोड़ने हैं, वोटर्स के नाम काटने हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो क्या ये काम आप पहले और नहीं कर सकते? अगर इतना अनिवार्य है ये काम, इस काम के बिना आपको लगता है कि ठीक से फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते हैं, फेयर वोटिंग नहीं हो सकते हैं, तो आप चुनाव के चंद 3 महीने पहले 4 महीने पहले आप इस तरह के काम करते हैं। कहाँ से काम हो पाएगा? आप प्लानिंग की तरह आप काम कीजिए। हम लोग भी चाहते हैं कि नए वोटर्स हैं उनके नाम जुड़े, जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनके नाम कटे, ये तो अच्छी बात है। लेकिन एक अफरा तफरी में अनप्लान्ड वे में गलत सलत तरीके से जिस तरह से करके समाज को परेशान कर रहे हैं, बस इसलिए ना ताकि वो आदमी अपने चुनाव में न लगे और इन चीज़ों में लगे, डाइवर्ट। आखिर जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा कि अगर गड़बड़ी पाई गई तो हम पूरे एसआईआर को ही रद्द कर देंगे? बीजेपी के हर काम में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, क्योंकि ये फेयर तरीके से काम ही नहीं करती है। इनका अल्टीरियर मोटिव, इनका मकसद कुछ और रहता है, हैरास करना, कुर्सी पे चिपके रहना। आप देखें मणिपुर में, जब मणिपुर में महिलाओं को नंगे परेड किया गया तो वो वो गए मणिपुर देखने के लिए। 90 दिनों तक इस पे वो चर्चा नहीं की। जब कोर्ट का फटकार आया तब उनकी ज़ुबान खुली। हर मुद्दे पे कोर्ट को इंटरवीन कर, चाहे जब जाति जनगणना हो, कुछ भी चीज़ हो, इसमें ये लोग केस करने लगेंगे कोर्ट में जाके। हर एक चीज़ में कोर्ट का इंटरवेंशन होता है, कोर्ट का फटकार लगता है बीजेपी को। उसके क्या कहें कि अब तो बिहार में इंडस्ट्री स्थापना करने के लिए बीजेपी सरकार के द्वारा, अर्थात जो इंडिया गठबंधन चल रहा है उसी सरकार के द्वारा भागलपुर में पावर प्लांट स्थापित करने के लिए 1050 एकड़ ज़मीन 1 रुपया के सालाना में दिया गया है गौतम अडानी जी को। ये सवाल आपको पूछना चाहिए नरेंद्र मोदी जी से कि आखिर क्यों यहाँ के लोगों को जब इंदिरा आवास मिलता है, उनको ज़मीन नहीं होती है कि वो लोग अपना एक छोटा सा घर बना पाए या इंदिरा आवास उनको मिल पाए, और यहाँ पे आप 1000 एकड़ ज़मीन दे देते हैं अडानी। 1 रुपया के सालाना, 1 रुपया सालाना पे। क्या पूरे देश में एक अडानी और अंबानी है और कोई नहीं है? अरे अब बिहार में चुनाव है, बिहार की जनता के लिए आप कुछ करके दिखाइए। तो यहाँ पे आप ज़मीन लेकर के अडानी को दे रहे हैं और घुसपैठी की बात करें, इससे बड़ा घुसपैठी तो कोई है ही नहीं। और बीजेपी, इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी घुसपैठी को प्रमोट कर रहे हैं। अडानी जी कोई बिहार के हैं जो यहाँ पे आके एक थर्मल प्लांट लगाएंगे? कहना है कि हम बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और फिर वो बिजली को वो किस दर में बेचेंगे? यहीं का ज़मीन 1 रुपये पे लेंगे और यहीं के लोगों को बिजली खरीदना पड़ेगा और वो देंगे। लेकिन जमीन का आपको नहीं लग रहा जमीन का रेट कहीं न कहीं बहुत कम है? सिर्फ जमीन का 1050 एकड़, 1050 एकड़ जमीन और उसमें 10 लाख पौधे। आप ये चीज़ मिस कर रहे हैं। और तब 1 रुपये। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मोदी जी इस पर खुद क्या जवाब देंगे। अभी जो वर्तमान में तेजस्वी यादव जी का यात्रा चल रहा है, इससे पहले वोट अधिकार यात्रा समाप्त हुआ, पूरा महागठबंधन का मंजर लगा एक जगह, लेकिन आज महागठबंधन से इतर होकर तेजस्वी जी अकेले यात्रा में चल चुके हैं। कहीं न कहीं उनको डर लग रहा है राहुल गांधी से कि राहुल गांधी का जो दलित पिछड़ा वोट बैंक जो खिसका था उसको समेटने की कोशिश कर चुके हैं। तब हमको लगता है कि अपना अलग से तैयारी करना होगा।
देखिए कुछ जिला थे जहाँ पे ये यात्रा नहीं हो पाई। अच्छा। बस उन्हीं जिलाओं में जहाँ जहाँ यात्रा नहीं हो पाई तेजस्वी जी घूम रहे, क्योंकि जनता का डिमांड है, हम लोगों का डिमांड है, कार्यकर्ताओं का डिमांड है, युवाओं का डिमांड है, महिलाओं का डिमांड है कि जो जिला छूट गए वहाँ हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी वहाँ यात्रा करें, पब्लिक को वो संबोधित करें और लोगों से मिले, लोगों में ऊर्जा, लोगों को ऊर्जा मिलती है तेजस्वी। जिस प्रकार तेजस्वी यादव जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए जो भावी रूप में आएंगे, राहुल गांधी को जोर शोर से मुद्दा को रखते हैं कि राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री होंगे महागठबंधन परिवार से, उस तरीके से कांग्रेस के तरफ से कोई बयान नहीं आता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या उनको डर लग रहा है कि अगर बोल देंगे तो जो यादव से जो कहीं ना कहीं अलग अपने आप को मान रहे हैं वो वोट बैंक कांग्रेस से छिटक जाएगा? क्या इससे परेशानी क्या है? देखिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ऑलरेडी डिसाइडेड है कि बिहार में अगर मुख्यमंत्री जी के कोई चेहरा है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, और ये बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, उसी हिसाब से हम लोग सब काम कर रहे हैं और जब समय आएगा तो ये भी अनाउंस कर दिया जाएगा। कोई इफ़ बट नहीं है। आप देखें जब 20 में चुनाव हुआ था उस समय क्या कांग्रेस नहीं बोली थी कि तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे? अभी तो नहीं बोल रहे हैं, बोलेंगे, उनका भी आएगा और ये सब कुछ तय है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही मुख्यमंत्री के चेहरा बिहार में है। आप घर घर जा रहे हैं, घर घर लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं और महिलाओं को खुद आप माइक भी दे रहे हैं कि अपना समस्या को रखिए। क्या इस दरमियान में आपके जो राजनीति क्षेत्र में आए हैं मोहद्दी नगर में, ऐसा आपको महसूस हुआ कि कोई ऐसा विधायक हो जो अपने जनता को बोले कि आप परेशानी खुद से बोले, खुद से बात को रखें, जिसका सोल्यूशन हम करने की कोशिश करेंगे? हमको तो ये सुनने में आता है कि यहाँ जो विधायक हैं वो तो शीशा बंद करके चलते हैं, और आज अगर हम लोगों के बीच में, कोई नई बात नहीं है कि मैं पहली बार माइक दे रही हूँ। 15 में जब मैं चुनाव चुन करके आई तभी से मैं महिलाओं के बीच में रही, जब मैं हारी भी उसके बाद भी लगातार मैं जनता के बीच में रही। और आज जब मैं देख रही हूँ कि एक अराजकता का माहौल है, महिलाएं इतनी परेशान है हर एक चीज़ को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, उनसे पूछिए क्या हॉस्पिटल्स में जब वो जाती हैं तो वहाँ सरकारी दवाएं हैं नहीं, वो लोग को सामने दुकान से प्राइवेटली मेडिसिन ख़रीदना पड़ता है। क्या वहाँ डॉक्टर्स हैं? आप उनसे पूछे स्कूल में क्या हो रहा है, आप उनसे पूछे कि बाढ़ में किनको राशि मिली नहीं मिली, बाढ़ घोटाला हुआ, आप उनसे ब्लॉक की अगर चर्चा करेंगे तो महिलाएं रो देती है। इतना करप्शन है, इतनी घूसखोरी है ब्लॉक पे कि बोलती है हम लोग गरीब हैं, हम लोग सक नहीं पाएंगे। इतनी समस्याएँ, और ये समस्या कोई एक ब्लॉक मोहद्दी नगर की नहीं है, मोहद्दी नगर ब्लॉक, मोहनपुर ब्लॉक और पटोरी, तीनों ब्लॉक में यही समस्या है। और अभी जिस तरह से हम घूम रहे हैं और लगातार घूमते आ रहे हैं, इन 5 वर्षों में मोहद्दी नगर अंधेर नगरी बना दिए हैं और चौपट राज है यहाँ पे। न कोई किसी की सुनने को तैयार है, न किसी का काम हो रहा है, और गरीब यहाँ पे जो यहाँ के जो गरीब हैं वो उनकी हालत और बदतर हो चुकी है। आखिरी क्या कहना चाहेंगे कि 2025 विधानसभा बहुत नज़दीक है और हर लोग अपने दावे पेश कर रहे हैं, और आप महिला हैं, नीतीश कुमार महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू किए हैं और 10,000 रुपया महिलाओं को दे भी रहे हैं कि मनपसंद बिजनेस करने के लिए। आखिर क्या लगता है कि 2025 विधानसभा इस पर पारघाट उतर पाएगा? ये पैसा पहले तो ये पता कर लीजिए, ये लोन में दे रहे हैं या परमानेंटली दे रहे हैं? ये लोन है और बाद में इसकी वसूली भी की जाएगी। और ये जो नीतीश कुमार जी से मैं सत्ताधारी से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप तो सरकार में कितने दिनों से हैं? 20 सालों से हैं। तो ये 25 के चुनाव के 2 महीना पहले आपको ध्यान में आया कि महिलाओं को हम 10,000 रुपया दें कि महिलाएं मनपसंद बिजनेस शुरू करें? जब आप मुख्यमंत्री की शपथ पहली बार लिए थे उस समय आपको देना चाहिए था, हर साल आपको देते रहना चाहिए था। ये चुनाव के जस्ट पहले, यानी कि आपको कुर्सी का लालच है, आप सत्ता लोभी हैं, बस अपना वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की महिलाएं बोल रही हैं कि उनको चाहिए एक ऐसी सरकार जिनकी युवा सोच हो, जो युवाओं को नौकरी दे, महिलाओं को सशक्त करें, महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाए। इसलिए इस बार नीतीश कुमार जी चाहे बीजेपी हो, वो कोई लोभ दे दें, कोई जुमले छोड़ दें, बिहार ठगाने वाला नहीं है। तेजस्वी जी को ही मुख्यमंत्री बनाना है, बिहार वासियों ने मन बना लिया है। तो आपने इस प्रकार सुने डॉक्टर एच यादव जी से कि जिन्होंने इस बात को रखे हैं कि अगर महिलाएं का विकास या छात्र का विकास या युवा का विकास या बिहार का विकास लास्ट एंड चुनाव के मद्देनजर देखते ही क्यों हुआ, इससे पहले भी होना चाहिए था। आपका क्या कहना है? लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आप देख रहे थे लाइव लॉग न्यूज़, मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम। धन्यवाद।